साउथ कोरिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस लगभग एक ही टाइम पर मिली और दोनों की कंट्रीज मार्शल लॉ और मिलिट्री डिक्टेटरशिप का शिकार रही और दोनों का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक टाइम पर आया। और मजे की बात यह है कि 5 साला इकोनॉमिक ग्रोथ का प्लान पाकिस्तान ने डिजाइन किया, उसको साउथ कोरिया ने 1970s में कॉपी किया और इम्प्लीमेंट किया और तब से अब तक उसको फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतनी सिमिलरिटीज के बाद भी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और कोरिया की ये एक्सपोर्ट्स आसमान छू रही हैं। साउथ कोरिया इतना आगे निकल गया है कि पाकिस्तान को अब लोन भी देने लगा है। I don't think that's a comparison you want to make publicly. एरिया की बात की जाए तो ये लगभग खैबर पख्तूनख्वा जितना है और वो भी किसी नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर। यहाँ तक कि इनकी 20% ही जमीन ऐसी है जिस पर ये लोग फसल उगा सकते हैं। और इस सब के बावजूद साउथ कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसका GDP 1.6 ट्रिलियन डॉलर है और ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जिसकी एक्सपोर्ट्स पिछले 5 सालों में 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा ही रही है। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंग चीज ये है कि साउथ कोरिया की 70% इकोनॉमी इन 5 कंपनीज के थ्रू आती है और ये 5 कंपनीज को फैमिलीज ओन करती है। तो साउथ कोरिया की 70% इकोनॉमी 5 फैमिलीज पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है और अगर ये 5 फैमिलीज अपनी कंपनीज किसी दूसरी कंट्री में रिलोकेट करें तो साउथ कोरियन इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है। अब इतनी पावर इन 5 फैमिलीज के पास कैसे आ गई, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। छत्तीस साल जापान की कॉलोनी रहने के बाद वर्ल्ड वार 2 में जापान की शिकस्त के बाद कोरिया 1945 में आज़ाद हुआ और रिपब्लिक ऑफ कोरिया बना। लेकिन कुछ साल बाद 1950 में दोबारा एक जंग में कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। पहले वर्ल्ड वार 2 में जापानीज ने कोरियंस को एक्सप्लॉइट किया, फिर जुलाई 1953 में जब जंग खत्म हुई तो कोरिया पहले से आधा और एक मलबे का ढेर बाकी बचा था। कोरिया को वापस डिवेलप करने के लिए USA की तरफ से एड मिली और 1969 तक ये एड इनका 90% GDP रिप्रेजेंट करती थी। जब वॉर खत्म हुई तो 20% ही ऐसे लोग थे जो पढ़ना लिखना जानते थे और फिर एक एजुकेशन वेव आई जिसमें हर कोरियन ने एजुकेशन हासिल की और आने वाले 10 से 15 साल में कोरिया में यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स की एक बड़ी तादाद थी। लोगों की गुर्बत में कुछ खास फर्क नहीं आया था और एड को साइड पर किया जाए तो कोरिया 1969 तक सिर्फ फ्लोर, शुगर और कॉटन ही एक्सपोर्ट कर पाया था। साउथ कोरिया एरिया के लिहाज से एक बहुत छोटी कंट्री है और इसकी भी सिर्फ 20% जमीन ऐसी है जिस पर खेती बाड़ी की जा सकती है और ना ही इसके पास कोई नेचुरल रिजर्व्स हैं। 3 सुपर पावर्स में घिरा एक छोटा सा मुल्क जिनको इस बात का डर रहता था कि इन पर कोई दोबारा कब्जा ना कर ले। कोरिया को यह समझ आ गया था कि इनको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं था। फिर कोरिया ने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, वो ये थी कि पहले ये बहुत बेसिक चीजें बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे जैसे बालों की विग्स, बच्चों के खिलौने, प्लाईवुड्स, फ्लोर, शुगर, आयरन टिन। ये वो दौर था जब कोरिया में पढ़ी लिखी लेबर फोर्स थी जो दूसरी कंट्रीज के मुकाबले में आधी पे लेती थी और उनसे ज्यादा काम करती थी, जिसका फायदा ये हुआ कि कोरियन मेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम थी, जिससे दूसरी कंट्रीज की इंडस्ट्रीज कोरिया में शिफ्ट होने लगी। 1961 में कोरियन प्रेसिडेंट ने कोरिया की टॉप कंपनीज के हेड्स को इकट्ठा करके एक कमेटी बनाई और उनसे इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा। नई बनने वाली स्टील मिल और फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज भी इनकी निगरानी में बनी और इन लोगों ने फिर मिलकर फेडरेशन ऑफ कोरियन इंडस्ट्रीज बनाई, जहां पर गवर्नमेंट और इन कंपनीज के हेड्स ने मिलकर इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स बनाए और आगे चलकर गवर्नमेंट और इन कंपनीज के रिलेशंस मजबूत हुए और गवर्नमेंट की तरफ से इन कंपनीज को लोन्स दिए गए और इन्हीं कंपनीज ने दूसरी फील्ड में इन्वेस्ट किया और अपना एम्पायर एक्सपेंड किया। लाइट इंडस्ट्रीज जैसे कि विक्स मैन्युफैक्चरिंग, शुगर मिल्स और फ्लोर मिल्स में कोरिया बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन हैवी इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए कोरिया को स्टील मिल की जरूरत थी और स्टील मिल बनाने के लिए इनके पास फंड्स नहीं थे। तो इन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, लेकिन उनका कहना था कि ये बहुत रिस्की है और इनको लोन नहीं मिला, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। Damn, Padre. You are persistent, aren't you?
اور کوشش کو جاری رکھا، اور پھر جرمنی نے اسٹیل مل کو بنانے میں کوریا کی مدد کی۔ کوریا نے نرسز اور مائنرز کو جرمنی بھیجا، وہاں سے ان لوگوں نے کام کر کے ڈالرز کمائے اور ریمیٹنس کے طور پر ڈالرز اپنی کنٹری میں بھیجے، اور پہلی کورین اسٹیل مل بنی۔ اس اسٹیل مل سے کوریا میں ہیوی انڈسٹری کی شروعات ہوئی اور کئی نئی انڈسٹریز وجود میں آئی، اور سیکنڈری پروڈکٹس جیسے شپس، ٹی وی، ریڈیو، ٹیلی فونز اور سیمی کنڈکٹرز جیسی چیزیں مینوفیکچر ہونے شروع ہوئی، جس سے کوریا کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا۔ 1965 میں کوریا نے اپنے ریلیشنز جاپان کے ساتھ واپس نارملائز کیے، حالانکہ آج بھی کورینز جاپانیز سے نفرت کرتے ہیں، لیکن بزنس کے لیے دونوں نے ہاتھ ملایا اور اس سے کوریا کو بہت فائدہ ہوا۔ انہوں نے جاپان سے کیپٹل گڈز کو امپورٹ کرنا شروع کیا، جیسے کہ ایک ٹیبل فین کے پارٹس کو جاپان سے امپورٹ کرتے تھے اور اس کو اسمبل کر کے میڈ ان کوریا کر کے پوری دنیا میں بیچنا شروع کیا، جس سے کئی نئے راستے کھلے اور اکانومی کو بوسٹ ملا، اور اس طرح کورین امپلائیز کی سیلریز انکریز ہوئیں اور ان کا لائف سٹائل بھی بہتر ہوا۔ 1970s میں کورین گورنمنٹ نے قریب 33,000 ولیجز کو سیمنٹ پرووائڈ کیا۔ نیو کمیونٹی موومنٹ کو پروموٹ کرتے ہوئے لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہوا، اور جن ولیجز نے ایکچوئل گروتھ دکھائی تو گورنمنٹ نے ان ولیجز کو اگلے 2 سال سپورٹ کیا، جس سے لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہوا۔ یہ موومنٹ اتنی سکسیسفل تھی کہ باراک اوباما نے کہا تھا کہ غریبی سے جان چھڑانے کے لیے افریقہ کو کوریا کی نیو کمیونٹی موومنٹ کا رول ماڈل استعمال کرنا چاہیے۔ کورینز کی ایک عادت ہے کہ ان کا ورک ایتھک ان میچبل ہے پوری دنیا میں۔ جب بھی گلوبل کرائسس آئی ہیں دنیا میں تو کوریا نے اس کرائسس میں اپرچونٹی کو تلاش کیا اور کمپیٹیٹر سے ڈبل کام کیا، جیسے عرب اسرائیل وار کے ٹائم پر آئل شارٹیج کی وجہ سے انڈسٹریز بند ہوئی تو کورینز نے گلف میں اپنی لیبر فورس بھیج کر وہاں پر کنسٹرکشن کنٹریکٹس حاصل کیے، جن کو بیک کیا ان کی گورنمنٹ نے۔ ابھی کرونا وائرس کے ٹائم پر جب پوری دنیا بند رہی اور لوگوں نے انویسٹمنٹ نہیں کی، وہاں کورینز نے اس کو ایک اپرچونٹی سمجھا اور پروڈکٹیوٹی کو بڑھایا، جس سے یہ ایکسپورٹس میں کئی کنٹریز سے آگے نکل گئے، اور اس کے ساتھ کرونا وائرس کو بھی ایک بہترین انداز سے ٹیکل کیا، جس کی وجہ سے ساؤتھ کوریا گلوبل لیول پر ایک مثال بن گیا ہے۔ 10 فروری 2020 میں کرونا وائرس کے کیسز سامنے آنے شروع ہوئے اور اپریل 10، 2020 تک وداؤٹ اینی لاک ڈاؤن 2 ماہ میں کرونا وائرس پر قابو پا لیا گیا تھا۔